तो बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन में और क्या डाउट रह गया आप लोगों का? मतलब आप अपने लेवल पर ट्राई करो, और कुछ रह गया है तो बताओ। कुछ पूछना है जो रह गया हो? कुछ भी नहीं पूछना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी आप देखोगे लास्ट के कुछ क्लासों में हमने ये दो पार्ट किए हैं, ये और ये टॉपिक किया है, ठीक है। अब रहता है नया जो है, ये है। तो एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में, ये सब सबने पढ़ा होगा, अभी जिन्होंने जैम की तैयारी किया उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जो बीएससी किए होंगे या एमएससी है ना, जो भी, तो उसमें ऑलरेडी पढ़ा है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर मेनली ये कराना है मुझे। तो ये ख़त्म, तो ये कराना है टॉपिक, हालांकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये पिछले साल भी करा रखा है, रिकॉर्डिंग में भी होगा ऐप मेलेडी, तो देख सकते हो। बट कुछ नहीं, डेफिनेशन जानना है, इसमें कुछ खास है नहीं। कि आपको जानना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, वन वे एनोवा क्या है, टू वे एनोवा क्या है, सीआरडी क्या होता है, आरबीडी क्या है, एलएसडी क्या है, टू स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, एंड टू क्यू फैक्टोरियल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंट क्या है। सिंपल, तो ये सब इसका डेफिनेशन समझ लो, समझना है। और डेफिनेशन पे आगे थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये आसान है, ऐसे एक दो क्लास में हो जाएगा। ये है, तो पहले यही करा दो, या बीच में ये पार्ट कंप्लीट करा दो जल्दी जल्दी। तो अभी हमने पहले ये डिस्कस किया था, फिर ये किया, क्योंकि नया था ये सब। आई थिंक परिमल सर ने ये टॉपिक तो कराए ही होंगे, ये भी कराए हैं, ये भी कराए होंगे। ये हुआ है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, जो शुरू में क्लासेस हो रही थी ना, 1 जनवरी से बैच चल रहा था ना। तो जो बच्चे रेगुलर रहे होंगे उनको पता होगा। तो ये परिमल सर ने कराया होगा, देखो जितना हुआ है ठीक है, नहीं हुआ तो बताओ क्या कराना है। अभी मैं आगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये कंप्लीट करा देता हूँ। देखो मेनली ये पार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्या है, तो अभी मैं इसको आज कंप्लीट करता हूँ, देखते हैं। मेनली इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसका अब आपको मिला ही होगा, फिर वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी देखो इसको पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इसमें जानना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, जेबीसेफ इनइक्वालिटी। देखो, तो एक बार इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो मेनली अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सैम्पल स्पेस, को डोमेन है रियल नंबर। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ मैथमेटिकली, सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैम्पल स्पेस, को डोमेन इज रियल नंबर, ठीक है। वैसा है। तो मैं वर्ड में भी लिख सकते हो कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विथ डोमेन सैम्पल स्पेस, को डोमेन सैम्पल स्पेस, सॉरी, डोमेन सैम्पल स्पेस एंड को डोमेन रियल नंबर। तो आगे जब आप लिखोगे कि अब इसका रेंज अकॉर्डिंग, जैसे रेंज ऑफ एक्स है ना, रेंज ऑफ एक्स जो होगा, दो पॉसिबिलिटी है। या तो काउंटेबल सेट होगा या अनकाउंटेबल सेट होगा। तो काउंटेबल सेट का मतलब है, जैसे इसका एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एनी फाइनाइट सेट, है ना, या इंटीजर या रैशनल नंबर, ईटीसी। तो इस टाइप के अगर नंबर रेंज में आता है तो ये काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल सेट में क्या है, एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, या है ना, आगे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मतलब कोई इंटरवल्स हो गया, इंटरवल्स ईटीसी, तो एक्सेट्रा। तो ये बस बता रहा हूँ कि रेंज की दो पॉसिबिलिटी है, या तो काउंटेबल सेट होगी या अनकाउंटेबल सेट होगी। तो ईटीसी। अब इसी बेसिस पे आता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा ना, शॉर्ट में इसको हम आरवी लिख देते हैं। तो आपका है कि डिस्क्रीट रैंड, है ना, ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये चीज़ है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है कि रैंडम वेरिएबल विथ रेंज, है ना, या रैंडम वेरिएबल हुज, या लिख लो रैंडम वेरिएबल x is a discrete random variable if and only if range of x is countable set, ठीक है।
कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो ये होगा ऐसे ही, रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस random variable if and only if range of x is अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, ये समझ आया। तो सिंपल है, या तो काउंटेबल सेट होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो ओके जी, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ होता है, कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ होता है। तो मैं फर्दर आगे डिफाइन करता हूँ। सो आगे हम डिफाइन करेंगे पीएमएफ, सॉरी एक तो क्या बोल देता हूँ मैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पास पीएमएफ होता है ना, कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होता है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये है जिसको शॉर्ट में पीएमएफ लिखते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, सो लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो अ फंक्शन px, जिसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। और इसका फर्दर मीनिंग ऐसा है कि दोज ओमेगा बिलोंग टू सैम्पल स्पेस सच दैट x ओमेगा इज x, है ना, फर्दर मीनिंग ये है। सो फंक्शन दिस इज कॉल्ड पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जहाँ x डिस्क्रीट है। इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन है कि px शुड बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r and summation of px should be 1 where x can take any value from -infinity से +infinity। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। ठीक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। सो इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये भी सिमिलर है कि let x be a continuous random variable। so a function, ठीक है, तो x एक continuous random variable है। a function मान लो ऐसा है fx of x, ठीक, तो a function this is called continuous sorry, a function this is called probability density function of random variable x, जो कि continuous है। if and only if, यहाँ भी वही सिमिलर कंडीशन है, fx x should be नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड दूसरी कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ fx x इज 1 इंटीग्रल माइनस परसेंट, है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ और पीडीएफ। पूछो कुछ डाउट है तो। ओके है ना, तो ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया पीएमएफ पीडीएफ, पीएमएफ डिस्क्रीट का होगा, पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है सीडीएफ। पॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है। किस में, कॉन्टिन्यूअस में, अब उस पर पीडीएफ में। हाँ सर। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। सो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे CDF, इसी को बोलते हैं। या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा है तब भी मतलब यही है ना, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब ही यही है। तो यहाँ होता है कि अ फंक्शन कैपिटल fx, अब यहाँ x कोई भी रैंडम वेरिएबल है चलेगा, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। CDF का कॉमन डेफिनेशन चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो उसके लिए। तो जैसे लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल, ऐसा है, तो फंक्शन fx जिसका डोमेन है रियल नंबर और कोडोमेन है 0 to 1, दिस इज CDF ऑफ x इफ एंड ओनली इफ
तो इसके जो अच्छा, वैसे तो वो वाला डेफिनेशन मैं लिख सकता हूँ, एंड ये मैं बाद में लिखता हूँ ना, छोड़ो इसको, सीधा लिखता हूँ. सो अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना, जहाँ x बिलोंग्स टू r है. दिस इज कॉल्ड CDF ऑफ x. ये डेफिनेशन है कि CDF डिफाइंड कैसे होता है. तो CDF के लिए कि x कोई रैंडम वेरिएबल है, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, तो ये आपका CDF है. अब एक थ्योरम आता है जो कि अक्सर यूज़ होता है. ये यूज़ इसलिए, जैसे क्या होगा ना, कोई फंक्शन दिया होगा, बोलेगा चेक करो CDF है कि नहीं है, तो डेफिनेशन से नहीं होगा, फिर ये थ्योरम जो करा रहा हूँ उससे होगा. तो इसमें क्या आएगा कि तो यहाँ पे जो है कि a function fx is CDF of a random variable x if and only if पहला कंडीशन है CDF at plus infinity is 1, दूसरी कंडीशन है CDF at minus infinity is 0, तीसरी कंडीशन है CDF is non decreasing on R, एंड चौथी कंडीशन है, F सिर्फ लिख सकते हो, मैं Fx लिख रहा हूं, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस. ऑन R, ठीक है. तो ये तरीका है चेक करने का. कोई CDF होगा तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है. इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो मतलब ऐसा है कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx एट x1 लेस देन इक्वल टू fx एट x2. इसका ये मतलब, इसको मैथमेटिकली लिखोगे तो इसका मतलब है कि राइट कॉन्टिन्यूअस ना, तो CDF एट x इज इक्वल टू CDF एट x प्लस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी. ओके है, कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है. सो ये CDF की डेफिनेशन, CDF चेक कैसे करना है. ओके यहाँ तक. तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लो. अगर CUET के PYQ से ही करा देता हूँ तो मेनली जो टॉपिक है ना, तो मैं ये वाला पार्ट मैंने डिफाइन किया है, ये तीनों. सो रैंडम वेरिएबल क्या है, तो ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. तो इसमें मेनली ये होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऐसा है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इसमें मेनली कहना क्या चाहता है कि मान लो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ गिवन, मान लो CDF है ना, विथ गिवन CDF fx, एंड आपको मान लो ऐसा दे दिया एंड y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x. y कोई x का फंक्शन है, तो आपसे बोलता है कि देन, है ना, व्हाट इज CDF ऑफ y, ये है. तो देन मैं सीधा थ्योरी लिखता हूँ, देन CDF ऑफ y कैन बी obtained एज, सो हमें y का CDF चाहिए, ठीक है. तो अभी आपने CDF का डेफिनेशन देखा था. सो डेफिनेशन क्या है, कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू वाई, y क्या है gx लेस देन इक्वल टू x. अब यहाँ से डिपेंड करता है g फंक्शन क्या है. तो यहाँ से कुछ आएगा कि प्रोबेबिलिटी, अब x बिलोंग्स टू सम सेट आएगा. अब ये देखना पड़ेगा x कहाँ बिलोंग कर रहा है ना. तो कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा किस सेट में. मान लो x बिलोंग्स टू सेट A फॉर एग्जांपल, ऐसा. तो कुछ ना कुछ मतलब ये कैपिटल X निकालना है आपको. तो कोई इंटरवल मिलेगा यहाँ पे, कोई सेट होगा. तो ये कैसे निकलेगा, अब ये डिपेंड करता है डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूअस है. डिस्क्रीट है तो समेसन से निकल आएगा. जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता, अभी मैं PDF ये में लिखा था ना, ये वाला,
तो इसी के आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ कि मान लो ऐसा है कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ pmf, मान लो px है लेट्स से, एंड ए कोई सबसेट है आर का, ए कोई भी आर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, तो आपसे पूछता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ये है, ये क्या होगा, तो दिस सिंपली समेसन पी एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आ जाएगा। एंड इसी को आप थोड़ा चेंज कर दो कि मान लीजिए सर से x कोई रैंडम वेरिएबल है विथ pdf fx ऑफ x एंड a is subset of r, then what will be probability of x belongs to a, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन pdf dx, तो यहाँ मैं वही लिखना चाह रहा था, है ना, x बिलोंग्स टू a पे इंटीग्रेशन होगा, तो वो डिपेंड करता है ना, आपको अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर डिस्क्रीट है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कॉन्टिन्यूस है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो वही यहाँ से अब आप यहाँ से निकाल लोगे, तो यहाँ से CDF आ गया, अब CDF आ गया तो हो गया, ये प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ, इसको बोलते हैं CDF अप्रोच, है ना, दिस इज कॉल्ड CDF अप्रोच, उस तरीके से आ जाएगा। तो मेनली अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का, तो y इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये एक अप्रोच बताया मैंने आपको। एक और होता है अगर कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे मैं अगर थ्योरम लिख दूं कि इसके अकॉर्डिंग अब CDF पता है तो PMF भी आ सकता है, PDF भी आ सकता है CDF की हेल्प से। सो जैसे CDF और PDF में क्या रिलेशन है, जैसे यहाँ से मैं बताऊँगा आपको, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ गिवन CDF, कौन सा रैंडम वेरिएबल है ना, सो मान लो डिस्क्रीट ले लेते हैं, तो x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विथ गिवन CDF, मान लो fx, तो पूछेगा देन PMF of x can be obtained as, ठीक है ना। सो मैं अभी समझो ऐसे रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम डिटेल में पढ़ाएंगे तो है ना आराम से 6-7 महीना लगता है, तो अभी जस्ट रिवीजन टाइप ऑफ मैं एक बार लिखा दे रहा हूँ, x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ गिवन CDF fx, तो PMF of x can be obtained as, ये है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली x पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो टोटल x लेस देन इक्वल टू x माइनस दिस, तो इसका जो नोटेशन है, तो मैं इसका नीचे ही लिख देता हूँ, सो इसका जो नोटेशन, इसका ये तो PMF है, दिस इज PMF, इसी को PMF बोलते हैं, PMF इज अ प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, है ना, PDF इज प्रोबेबिलिटी ओवर इंटरवल, सो एक फंक्शन है जिसके अंडर का एरिया 1 है, ये चीज़ है PDF में, सो यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसका नोटेशन है दिस माइनस इसका नोटेशन है ये, है ना, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज हाउ टू फाइंड PMF गिवन व्हेन CDF इज गिवन, उससे आ जाएगा। फिर इसी का दूसरा वर्जन अगर देखें हम कि कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रूफ आप कर सकते हो, प्रूफ की जरूरत ऐसे नहीं काइंड ऑफ, सो लेट x बी अ continuous random variable with CDF fx, तो आपसे पूछेगा देन PDF of x can be obtained as, तो PDF आप कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव d अपॉन dx fx, है ना, ये आ जाएगा, सो ये तरीका है ना, सो CDF को डिफ्रेंशिएट करोगे तो PDF आ जाएगा, ठीक है, सो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट CDF यू विल गेट PDF। कोई डाउट इसमें, तो ये बेसिक तरीका है कि CDF गिवन है तो कैसे PMF और PDF निकलेगा। तो यहाँ जैसे CDF आ गया,
अब y अगर डिस्क्रीट हुआ तो आप पीएमएफ निकाल लोगे, y अगर कॉन्टिन्यूस हुआ तो, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ फर्दर लिखूँ कि लेट से, अगर मैं दो पार्ट में लिखूँ कि ओके, पहला पार्ट है कि इफ़ y इज डिस्क्रीट देन PMF of y can be obtained as, समझिए ना, ये है obtained as CDF of y at y माइनस दिस, जैसे पीछे फॉर्मूला लिखा था। एंड दूसरा पार्ट है कि इफ y इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन PDF of y can be obtained as वही डेरिवेटिव। और आपको पता है एक तीसरी कैटेगरी भी है रैंडम वेरिएबल की, देयर आर रैंडम वेरिएबल्स विच आर नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, है ना, उसको मिक्स्ड बोलते हैं। तो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि मुझे x का CDF पता है तो y का CDF निकाल लेंगे, y के CDF से y का PMF या PDF आ जाएगा अकॉर्डिंगली एज इट इज़ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सो कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछो, है ना, पूछ लेना। चलिए, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे अगला पूछा है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये क्या है। तो इसको एक बार डिफाइन, मैं एक बार पूरा डिफाइन कर देता हूँ ये पूरा पार्ट ना, जैसे एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब EX, है ना। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा, है ना। एक्सपेक्टेशन तो क्या लिखा है, सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, सो मान लो ऐसा है, दो केस है इसमें ना, कि इट मे बी अ डिस्क्रीट और अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो मान लो ऐसा है कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, देन एंड g बी एनी फंक्शन। तो मेनली आपको क्या जानना है, देन वी वांट टू नो अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, मतलब g कोई भी फंक्शन x का है, एनी फंक्शन। तो x जी एक्स का डिस्क्रीट है, तो ये होगा समेसन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जो भी सपोर्ट होगा उस पूरे पे इंटीग्रेशन। ये एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन है। इसका पर्टिकुलर केस देखे, जैसे ऑल्सो, जैसे मैं जी एक्स को x मान लो, अब मान लो मैंने क्या कहा कि लेट से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो जी एक्स अगर x है तो आपको समझ आ रहा होगा क्या होगा, जी एक्स एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी दिस, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा। और आपको एक चीज़ और पता होगा, अगर ये दोनों आपने निकाल लिया तो इसको यूज़ करके आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। सो जैसे मैं अगर वेरिएंस बताऊँ तो वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसका नोटेशन सिग्मा स्क्वायर एक्स है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ये होता है एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और इसको फर्दर आप खोलोगे तो ये आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएंस निकाल लोगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मीन ऑफ एक्स, अगर मीन पूछेगा तो ऐसे निकलेगा ई एक्स, एंड ये वेरिएंस, है ना, इसको म्यू भी लिखते हैं नोटेशन में। तो ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। कॉन्टिन्यूअस में सेम प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि लेट एक्स बी अ continuous random variable and g be any function,
then what will be expectation of gx? तो कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन होता है, कॉन्टिन्यूस में पीडीएफ होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसी में आप जी एक्स को एक्स मान लो सेम तरीके से। सो अगर आप जी एक्स को एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ई एक्स स्क्वायर आप निकालोगे, सो माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब फर्दर वेरिएंस सिमिलर तरीके से आ जाएगा, अगर वेरिएंस चाहिए तो सिमिलर तरीके से आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला तो वही है, बस आपको कैलकुलेट वैसे करना है। फर्दर ओपन करोगे तो इसका फॉर्मूला बन के आता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ओके जी, क्लियर है। तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मोमेंट्स क्या है, तो अगर मोमेंट्स को डिफाइन करूं तो जैसे हमने अभी डिस्क्रिप्टिव में डिफाइन किया था रॉ मोमेंट सेंटर मोमेंट, सेम यहाँ पे है। सो और ये पता नहीं कैसे निकलेगा, अगर x की पावर r तो gx को x की पावर r रख दो, अगर आपको ये निकालने हैं तो gx के प्लेस पे x की पावर r रख दो तो आंसर आ जाएगा ना। जैसे अगर मुझे x की पावर r चाहिए तो बस यहाँ x की पावर r हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है वैसा। तो मैं यहाँ ऐड भी कर देता हूँ एक पॉइंट, अगर मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन x की पावर r, तो जस्ट कॉन्टिन्यूस है तो x रेज टू पावर r इंटू पी डी एफ, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक। सेम डिस्क्रीट में होगा तो वैसे ही है, यहाँ आपको x की पावर r चाहिए तो समेसन x रेज टू पावर r इंटू पी एम एफ
जो भी है ना। ठीक है, तो आर एथ रॉ मोमेंट ये है, आर एथ सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू की पावर आर, जहाँ पे म्यू क्या होगा, सो वेयर म्यू का मतलब है ई एक्स, तो आपको ई एक्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पुट कर दोगे, ये निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। जैसे आपको मैं बताऊँ, जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है वो वेरिएंस होता है डिस्क्रिप्टिव में भी और यहाँ भी, तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट आपका वेरिएंस होगा। ठीक है, सो ये है, सो दिस इज मोमेंट। अगला टर्म आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना। व्हाट इज अ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, सो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे एम जी एफ, ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। तो फिर से वही है, लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल देन mgf of x is defined as, तो इसका नोटेशन है mxt, ये खुद एक फंक्शन है, mgf है ना, खुद एक फंक्शन है, तो डेफिनेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx। ठीक है, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन e की पावर tx अगेन, तो gx के प्लेस पे आपको e की पावर tx रखना है, तो बिल्कुल सेम तरीके से, डिस्क्रीट होगा तो समेसन, कॉन्टिन्यूस होगा तो इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये फाइंड करना है, जस्ट आप यहाँ पे gx के प्लेस पे रख दोगे e की पावर tx, यहाँ आ जाएगा e की पावर tx एज इट इज़, सो यहाँ भी e की पावर tx, e की पावर tx। ठीक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ये mgf का डेफिनेशन है। इसका यूज़ क्या है, तो मेनली यूज़ ये है, यहाँ पे टीज होगा, टी विल बिलोंग टू माइनस एच टू एच फॉर सम एच मोर देन जीरो, जीरो हमेशा इसमें बिलोंग करेगा इसके डोमेन में। हाँ, मैं इसका यूज़ क्या है, तो थ्योरम ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ, मान लो आर एथ डेरिवेटिव ऑफ एम जी एफ, आप पहले एम जी एफ निकालो, इसको आर टाइम डिफ्रेंशिएट करो एंड टी को ज़ीरो पुट कर दो, है ना, तो इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं कि m का आर एथ डेरिवेटिव करना है, उसके बाद t को ज़ीरो रख देना है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा e ऑफ x की पावर r। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये इसका मेनली यूज़ है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट यहाँ पे है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, तो मे भी चेबीशेव्स नाम लिखा है, आप वो तीनों इनइक्वालिटी रखो, याद रहेगा, अच्छा रहेगा। सो मेनली जो है पहले चेबीशेव्स ही लिखा देता हूँ, so let x be any random variable with mean mu and finite variance sigma square, then तो ये जो कहता है कि probability mod x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये पहला फॉर्म है, इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे, सो सेम थिंग कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू लेस दैन, वन माइनस करेंगे लेस दैन के, तो ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू वन माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के। बहुत आसान है ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये एक पार्ट है, और दूसरे तरीके से इसी को लिखोगे तो जैसे क्या करते हैं लोग, एक्स माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के सिग्मा, तो के की जगह के सिग्मा है, तो यहाँ भी के की जगह के सिग्मा रख दो, सिग्मा स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन बाई के स्क्वायर। और इसी को आप दूसरे तरीके से लिखोगे, सो मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, तो मोर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाई के स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अ चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, एक ही चीज़ है जो चार तरीके से लिखी गई है, दे आर ऑल सेम।
ठीक है। इससे बैकग्राउंड में कई बार ज़रूरत पड़ जाता है, मार्कोव इनइक्वालिटी जैसे है, अगर हालांकि लिखा नहीं है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, सॉरी मार्कोव चेन नहीं, मार्कोव इनइक्वालिटी। सो मार्कोव इनइक्वालिटी में क्या है कि लेट एक्स बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो लेट एक्स बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल एंड so let x be a non-negative random variable, ठीक है। then probability x more than equal to k is less than equal to ex upon k, है ना। तो ये आपका सिंपल मार्कोव इनइक्वालिटी है। एक आता है जेनसेंस इनइक्वालिटी, लिख लो ऐसे ज़रूरत पड़े ना पड़े। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या कहती है? सो ये कहती है कि let x be any random variable and g be a convex function, ठीक है। g be a convex function, so let x be any random variable and g be a convex function, then ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू ई ऑफ जी ऑफ ई एक्स के, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, होल स्क्वायर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास इनइक्वालिटीज़ हो गया। तो मोरलेस ये आपकी थ्योरी है। अब मैं कराता हूँ इस पर क्वेश्चंस। तो जो सी यूट वाले पी क्यू करके आए हो, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, ग्रुप में एक बार फिर से भेज देता हूँ तो बेटर रहेगा फोन का। जब भेज दिया आपने, गुड। चलो इसको ओपन करते हैं ना और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, आपने भेज दिया तो देखो जो ग्रुप में भेजा है, तो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, आप लोग सॉल्व करके आना पहले, ठीक है। तो अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो थ्योरी कराया मैंने, अभी मैं सॉल्व करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन। आप बैठ के सॉल्व करो, और भी प्रॉब्लम सीट ड्राइव में बहुत सारे हैं, ड्राइव व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, अल्लाह आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिख देंगे जो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ब्रीफली मैंने बता दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन ही है, ए रैंडम वेरिएबल हैज़ वैल्यू प्लस माइनस टू विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ दिस। ओके, तो जैसे अभी मीन वेरिएंस हम लिख रहे थे ना, तो फर्दर अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूँ, थ्योरम्स, जैसे ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई एक्स प्लस बी। दूसरा अगर आपसे पूछता है वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इक्वल हो जाएगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स, मतलब कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इक्वल है। अब ए बाहर आएगा तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा, सो ये वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी प्रूव्ड इजीली, तो इससे हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहना ही चाह रहा हूँ, थोड़े और अगर एलिबरेट करूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जैसे मान लो ना एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस सम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है। लेकिन आप अगर लिखोगे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस सम कांस्टेंट, मान लो ऐसा कर दिया, तो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी प्लस माइनस है, स्टिल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स, प्लस माइनस करने से वेरिएंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कुछ प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। तो इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे, देखिए। ओके, तो चलो मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये
दोनों मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि रैंडम वेरिएबल जो प्लस माइनस टू वैल्यू, मतलब टू है विथ हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी x बराबर प्लस टू वन बाई टू, प्रोबेबिलिटी x बराबर माइनस टू वन बाई टू, इक्वल प्रोबेबिलिटी बना, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, इक्वल हाफ हाफ हो गई। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 3x माइनस फोर। तो पहले आप यहाँ से x का वेरिएंस निकाल लो, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो x का वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो पहले आप उसके लिए ex निकालोगे। अभी ex का डेफिनेशन आपने देखा था ना, क्या था, समेसन x इंटू पी एम एफ, ये विजिबल है ना। तो x इंटू पी एम एफ, एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस टू और माइनस टू, दो ही वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक बार x को जब टू रखोगे तो प्रोबेबिलिटी एट टू कितना है, हाफ, प्लस x को माइनस टू रखोगे तो प्रोबेबिलिटी एट माइनस टू कितना है, हाफ। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा जीरो। तो अभी मैंने क्या निकाला, ई एक्स निकाला, ई एक्स आ गया जीरो। सिमिलरली आप निकालो ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एम एफ, यही डेफिनेशन था ई एक्स स्क्वायर का। तो देखो लगाते हैं, तो x को जब टू रखेंगे, x की दो वैल्यू है प्लस माइनस टू, तो x को टू रखेंगे, टू का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट टू। जो भी डाउट हो आप पूछना, ठीक है ना। जो लोग कर लेंगे उनके लिए तो आसानी है ना। मतलब जो लोग जैम की तैयारी की उनके लिए बहुत ईजी होगा ये सब, जैम एग्जाम की, जैम गेट की तैयारी की होगे तो यहाँ से आ जाएगा हाफ माइनस टू स्क्वायर इंटू हाफ। तो इसको सॉल्व करोगे, फोर बाई टू, ये आ गया टू। तो अब आप वेरिएंस x का फॉर्मूला याद करो, अभी लिखाया था मैंने, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर कितना है, टू, और ये कितना है, ज़ीरो, तो आ गया टू। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ 3x माइनस फोर। तो फोर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो ये वेरिएंस ऑफ 3x, थ्री को बाहर निकालोगे, 9 टाइम वेरिएंस ऑफ x, और ये 9 टाइम वेरिएंस ऑफ x आ गया टू, तो 9 टू से आ गया 18, लेकिन गड़बड़ हो गया कहीं पे, कहाँ गलत हुआ है जी। सर ई एक्स अच्छा, यहाँ ई एक्स स्क्वायर में गलती हुआ है ना, फोर प्लस फोर एट बाई टू, ये फोर आता, ये कैलकुलेशन यहाँ एरर है। तो ये फोर, ये फोर, तो यहाँ तक ओके है, 9 इंटू 4 36 है ना। देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ है। अब गलती कहाँ, मान लो 18 ऑप्शन रहता, आप लगा देते तो गलती हो जाती। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने जल्दीबाजी में फोर प्लस फोर एट बाई टू ना, फोर होता है, यहाँ टू लिख दिया था। तो चेक कीजिए, इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आसान है ना, तो उसमें कुछ है नहीं। सो ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है कि x बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ डेंसिटी। आपको ये डेंसिटी जहाँ लिखा हो मतलब पीडीएफ, पीडीएफ पूरा नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना। सो डेंसिटी मतलब पीडीएफ। तो डेंसिटी दे रखा है, ये पूछ रहा, अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि x बिलोंग्स टू a होगा तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो सिंपल है ये। सो आपको इंटीग्रेशन करना है, -1 से 2 में पीडीएफ का इंटीग्रेशन करना है, ये फॉर्मूला बताया था। तो आ जाएगा e की पावर माइनस मॉड एक्स अपॉन टू डी एक्स। तो मेनली आपको ये इंटीग्रेशन करना है, यहाँ -1 से 2 में इंटीग्रेशन किया इस वाले फंक्शन का। आइए ट्राई करते हैं। सो 1/2 बाहर, e की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स, -1 to 2 आ जाएगा। अब ये मॉड खोलने के लिए या तो एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम ब्रेक कर देंगे इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे, -1 से 0 और 0 से 2। हमने दो पार्ट में अभी इंटीग्रेशन को लिख रहे हैं। तो -1 से 0 में x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, तो मॉड x तो माइनस एक्स, तो माइनस पहले से भी है तो प्लस एक्स, तो ये ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। 0 से 2 में x पॉजिटिव है तो मॉड x एक्स हो जाएगा, माइनस पहले से है, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 0 माइनस e की पावर -1 प्लस, अब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1। तो यहाँ लिमिट चेंज कर दो माइनस, मतलब ये आ जाएगा e की पावर 0 माइनस e की पावर -2, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ठीक है, मतलब वही -0 0 वही बात है। तो सिंप्लीफाई करो, फाइनल क्या आया, तो फाइनल जो आएगा e की पावर 0 तो 1 होता है ना। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, यू जस्ट सिंप्लीफाई इट।
तो हाफ ई की पावर 0 1, तो 1 + 1 2 माइनस ई की पावर -1 माइनस ई की पावर -2, ये आया जी। चेक करो सही कैलकुलेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला आंसर आ गया आई गेस। ओके है, देख लो। सो डन। तो इस तरह से कर लोगे। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, जो मैं टॉपिक अभी कराया हूँ, तो उस पर जितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा देता हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट, तो दो क्वेश्चन हो गया ना। अगला पूछ रहा है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन बाय दिस, देन ये क्या होगा। चलिए, और क्वेश्चन क्या है यहाँ है कि अ होटल मैनेजमेंट कंसिडरिंग अ न्यू लोकेशन फॉर इज होटल, the projected daily cash flow for the new location is rupees this. Okay, so expected cash flow. Okay, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तब आएगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। जैसे मैंने थ्योरी बहुत क्विकली लिख दिया, ब्रीफली, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसकी बारीकियां समझ आएगी, कहाँ क्या लगाना है, कैसे लगाना है ना, उस तरह समझ आएगा। सो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, तो ये तो वैसे ठीक है, टेक्स्ट कमेंट पिक्चर ऐसे ही था, मतलब ये हैंग हो गया क्या? अच्छा, इसके साथ ही वो आ गया, ये क्या है? यहाँ पे था क्या पहले से? ओके, वो यहीं पे था और वो साथ आ गया था। हम्म हम्म तो इसके लिए आपको, हाँ है ना, आप ग्रुप में भेजोगे जो भी क्वेश्चन, किसी को डाउट हो, जैसे सौरभ ये लोग हैं इजीली सॉल्व कर देंगे जो जैम एस्पिरेंट रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप लोग भी कर लेंगे। तो मैंने देखो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको सिंपली a - b होल स्क्वायर लगाओ। होता क्या है ना, जैसे मैं mgf लिख रहा था। 0.5 हम्म CRS आ गया ना? 0.5। ओके ठीक है फिर तो वैसे ही यहाँ एक्सपेक्टेशन निकालने हैं, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 p1 p2 p3 p4 p5 इस तरीके से है। तो ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं कर देता हूँ। देखो, तो पहले इसके लिए थोड़ा सा आपको वो समझना पड़ेगा थ्योरी। तो जैसे जब मैं mgf यहाँ लिख रहा था, चलो mgf पे आते हैं। डिस्क्रीट का mgf कैसा दिखेगा, एक थोड़ी सी मैं बेसिक थ्योरी बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या है। तो इस समय लोगों को दिक्कत ही होनी चाहिए। सो अरे इनका मेरे पास सबका अच्छे से मतलब नोट्स बनाया हुआ है आपका थ्योरी का, तो वो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, वो आप स्कैन करके भेज सकते नोट्स। हो, उससे बच्चों का हेल्प हो जाएगा वो हाँ चीज़ें। सर। जी सर। क्योंकि आपने बना रखे नोट्स हैं। बनाने का टाइम नहीं है ना, तो उससे रिवाइज कर लेंगे। हाँ हाँ, ढंग से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा है ना। तो जो लोग इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास x1 x2 x3 एंड डॉट डॉट xn है। तो इसका अगर आप ये रैंडम वेरिएबल x का pmf है ना, दिस इज pmf ऑफ x ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। तो mgf क्या होगा, mgf ऑफ x इज, सो mxt जो आपका आएगा है ना, तो mxt जो होगा तो
सिंपल है ना। तो क्या फॉर्मूला आप लिखते हो, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स, इसको जब आप ओपन करोगे तो कैसे ओपन करते हैं एक्सपेक्टेशन को, फंक्शन इंटू पी एम एफ। तो पी एम एफ में क्या है, पी वन होगा ई की पावर टी एक्स वन प्लस पी टू ई की पावर टी एक्स टू, मतलब एक्स को एक बार एक्स वन रख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, आपको याद होगा इसका कैसे ओपन करते हैं, ई की पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, यही ना, और एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ जो पॉसिबल वैल्यू होगा उस पर ही समेसन होगा, है ना। तो एक्स वन रखा, एक्स टू रखा, फिर पी थ्री ई की पावर टी एक्स थ्री, एंड ये चलता रहेगा, लास्ट में पी एन ई की पावर टी एक्स एन। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एम जी एफ ऐसा है तो ये पी एम एफ ऐसा होगा, पी एम एफ है तो एम जी एफ होगा। कहने का मतलब ये है कि एम जी एफ यूनिकली डिटर्मिन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे ईजिली आ जाएगा। तो आप इससे कर लो, तो ये एम जी एफ ऐसा है, तो मैं यहाँ बताना ही चाह रहा हूँ कि जैसे इसको अगर खोलोगे आप क्या मिलेगा। तो ये सब कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा, ओके वो डेफिनेशन ऐसे यूज़ हो रहा है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो 1/4 ई की पावर -4t प्लस 1/4 ई की पावर 4t एन प्लस क्या आएगा 2ab, तो प्लस हाफ आ जाएगा 2ab, है ना, ये है। तो इससे अगर आप ध्यान से देखोगे p1 ई की पावर, तो इससे एक इसका pmf निकल के आ जाएगा, राइट। pmf x की वैल्यू कितनी है, -4 +4 और 0, तो इस पे 1/4, इस पे 1/4, इस पे 1/2। ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है कि अगर mgf ऐसा है तो pmf ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ये देख के। तो ये आ गया, अब ये pmf आ गया। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ से आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी मॉड x मोर देन इक्वल टू 2। तो देखो इसमें से किसका मॉड मोर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आप इसका फेवरेबल आउटकम ढूंढो कि प्रोबेबिलिटी मॉड x मोर देन इक्वल टू 2। तो ये ऐसा तभी होगा जब x की वैल्यू 4 होगी, 4 का मॉड 2 से ज़्यादा है, और जब x की वैल्यू -4 होगी तब भी ओके है। तो 4 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 + 1/4, तो आंसर आ गया 1/2। चेक करो, ठीक है ना, ये आ जाएगा। सो लाइक दिस। अब आया दिस फोर्थ में, देख लो फोर्थ में क्या है कि ये x की वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5 p1 p2 p3 p4 p5। तो पहली चीज़ तो ये p5 नहीं पता है, तो ये pmf है, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, डेफिनेशन कहता है ना कि ये प्रोबेबिलिटी का सम कितना है 1 है, तो बस इसको ऐड करके 1 कर लो। तो ऐड करके आप 1 कर लो, ऑप्शन 1 तो कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.05। 0.05 होना पड़ेगा ताकि सम 1 हो जाए। अब बस एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहाँ आपको ई एक्स निकालना है। तो ई एक्स से समेसन एक्स इंटू पी एम एफ, ये है। तो बस अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू इंटू पी एम एफ, तो 1000 इंटू दिस प्लस 3000 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसा करके। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सो 600, तो ये 600 प्लस 300 है ना, सो ऐड कर लो इसका ना। तो इसमें कितना 9×45, ये आएगा 4500 या 450। 450, 450 ना, ओके। तो 2 जीरो गया 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 कितना हो गया 9×45 ना, 450, ठीक है। फिर 500। और ये आ गया 500, इसको ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आया 3250 ऑप्शन 1। ए, ठीक है ना, देख लीजिए बाकी लोग। तो ठीक है ना, तो ये सब जो जैम के एस्पिरेंट उनको बहुत आसान लगेगा क्योंकि आसान आता है ना, तो ये सब आपको लगेगा बहुत आसान है, मतलब जस्ट डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो 3 4 क्वेश्चन कर लिए, पांचवा देखो ये है। अब नंबर ऑफ हेड्स, ये एमजीएफ है, तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो लगता है ये तुम लोग सॉल्व करके देखो और डाउट तो पूछो, अगला टॉपिक इसमें क्या था। तो ये सब सॉल्व करके आओ, कल इसको डिस्कस करते हैं जो डाउट, कितने क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैं सारे करा सकता हूँ बट इसमें टाइम लगेगा, मतलब आप सॉल्व करके आओ और डाउट पूछो, देखते हैं कितने हैं इसमें। सो अच्छा हो गया, तो ज़्यादा नहीं है, 33 क्वेश्चन हैं, अभी मैंने 4 जैसे डिस्कस किए हैं, तो आप लोग डिस्कस कीजिए, बताइए।
हाँ एग्जैक्टली है ना। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि 75 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं और 50 स्टैटिस्टिक्स के हैं। सो आपको एक्यूरेसी बस है ना एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास। सीयूईटी में कितना टाइम दे रहे हैं अभी, 1.5 घंटे का है ना अभी तो। सो 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो अराउंड 2 मिनट भी नहीं है आपके ईच क्वेश्चन पे, है ना, अराउंड 1 मिनट एंड समथिंग। तो वैसा है। तो वो है ना 1 पॉइंट समथिंग मिनट ईच क्वेश्चन पे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि 75 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सही सही अटेम्प्ट करो, तो मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अब जैम में क्या 60 क्वेश्चन में 3 घंटे मिलते हैं, यहाँ आपके 75 क्वेश्चन में 1.5 घंटे मिल रहे हैं, वही है ना जी। तो इस तरह से है। तो ऑब्वियसली लेवल ज़्यादा नहीं कर सकते। और फिर ये भी टेंशन पर्सनली नहीं लेना है कि भाई मुश्किल क्वेश्चन आ गया, तो भाई आपके लिए नहीं है, सबके लिए भी है। तो यू ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट, है ना। आसान आ गया तो सबके लिए आसान है, फिर ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ये चीज़ें हैं। तो उसमें आपको यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट, कि हाँ जितना ज़्यादा सही करोगे एग्ज़ाम में, जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना अच्छा रहेगा। सो दैट यू हैव टू सी कि कितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि एडमिशन उसके अकॉर्डिंग होता है ना, ये तो एंट्रेंस है। एनीवे तो ये सब सॉल्व करके आओ, डाउट हो तो पूछो। तो ये अभी आगे मैं थ्योरी करा देता हूँ, तो इसको सॉल्व करके आना है रैंडम, कल इसका डाउट पूछना, एक बार अभी सॉल्व कर लेना। आगे क्या है इसमें, इसमें देखता हूँ और क्या है। तो अभी रैंडम बेसिस डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम है ना, आज कितना तारीख है, 20 हो गया, आपके 19 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा बीटा, नॉर्मल, पॉइसन, है ना, ये बताने हैं, ठीक है। या मुझे लगता है अभी बैठ कर सॉल्व करो, इसको कंप्लीट करो, ये इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है उन सब में ना इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार ब्रीफली लिखा देता हूँ, है ना, ये सब क्या है। एंड ठीक है, मुझे लगता है या तो इसको क्या करो बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो, टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए। एक बार सॉल्व कर लो, कोई नहीं, अगले क्लास में कराते हैं थ्योरी। अभी बैठ के, भी टाइम है ना, क्लास तो 10 बजे तक थी ये। तो अभी बैठ के तुम लोग सॉल्व करो, मैं हूँ, जो डाउट बताओ। ये जो प्रॉब्लम सीट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, थ्योरी इसके अगली क्लास में कर, अभी एक एक क्लास में अगर एक एक करेंगे तब भी खत्म हो जाएगा ना ये। हाँ, कितनी क्लासेस लगनी है, मेन है कि प्रॉब्लम सॉल्व। देखो ये ज़रूरी नहीं कि मैं सिलेबस कितना ख़त्म करूँ ये ज़रूरी है कि आपको कितना आता है, तो वो तब पता चलेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो सबसे बेसिक लेवल है कि आप सीयूटी के ही क्वेश्चन करके देखो, अगर सारे क्वेश्चन हो जा रहे, इजी लग रहे, तो मतलब आपका अच्छा लेवल है। बट यही एग्जाम में भी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी ना, स्पीड यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी आपको सीयूटी में। कि कोशिश करो 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, अगर कर सको तो उसके लिए है कि एक क्वेश्चन पे 1-2 मिनट ज़्यादा दे नहीं सकते तुम, वरना छूटेगा उसके अगेंस्ट, है ना। अगर मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है, तो जाके आप 75 मिनट में 75 क्वेश्चन कर लोगे, आपके पास बचेंगे 15 मिनट, है ना। फिर 15 मिनट में आप वो कर सकते हो, जो छूट गया होगा वो कर सकते हो, वैसा कर सकते हो और चाहो तो, बट आपको देखना है कैसे बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये है 300 मार्क्स का है, तो उसमें कोशिश करो 50 प्लस करेक्ट कर लो, 50 प्लस करेक्ट करोगे तो 200 मार्क्स आएंगे। 200 मार्क्स इज़ वेरी सेफ स्कोर, ये है सेफ स्कोर का मतलब आराम से अच्छा रैंक आ जाएगा। रैंक तो नहीं आता सीयूटी में, मतलब तुम अगर वैसे देखोगे तो अच्छे, मतलब टॉप है ना, 1-2% बच्चों में रहोगे उसमें, ये है अगर तुम 200 प्लस करते हो तो तुम्हें देखना है कैसे कितना कर सकते हो। तो एनीवे अभी बैठ के इसको कंप्लीट करो, ग्रुप में है ना क्वेश्चन पेपर, बहुत लोगों ने कर लिए होंगे, बहुत लोगों ने नहीं भी किए होंगे, जो नहीं किए उसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो पहले, वरना ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये मैंने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चंस रह जाएगा कल पूछो, फिर इसकी थ्योरी आगे कराता हूँ, इसको कल कराता हूँ, अभी पहले कंप्लीट करो उसको। डाउट पूछोगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। सो यू सॉल्व नाउ, ग्रुप में क्वेश्चन है ना, सॉल्व करो।
सर इसमें सीयूटी में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो नहीं चाहिए ना? सिलेबस में लिखा तो नहीं है, तो मैंने कराया ऑर्डर स्टैट्स आएगा, एस्टिमेशन में आएगा, वो यहाँ आएगा ऑर्डर स्टैट्स, ये लोग ना एस्टिमेशन में यहाँ मिल जाएगा शायद, देखो तो यहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसे तो लिखा नहीं है ना। तो ऑर्डर स्टैट क्वेश्चन तो आ जाएगा, वो लिखा नहीं, सिलेबस बहुत कम लिखा है इसने, जैसे जैम में पूरा एक्सप्लिसिटली यहाँ पूछेगा, तब भी ऑर्डर स्टैट्स भी पूछेगा, लिखा नहीं है लेकिन ऑर्डर स्टैट्स पूछेगा। ये ना चीज़ें कम लिखा है, लेकिन उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये है, ठीक है। सो डी का कट ऑफ आ सकता है, कितना आ सकता है? देखो डी का कट ऑफ जो फर्स्ट कट ऑफ रहता है 180 प्लस रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, पहली कट ऑफ 180 अराउंड होता है, 180 जनरल कैटेगरी का, बिना है ना, बिना कोई रिजर्वेशन के, तो 180 प्लस पे एडमिशन हो जाता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद फर्दर सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में थोड़े कम होते हैं, सीटें खाली रहती हैं, तो वैसा है। मतलब 180 प्लस वालों का एडमिशन श्योरली हो जाता है डीयू में, ये है। तो यहाँ क्वेश्चन का लेवल बहुत कम है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते, घर पे बैठोगे तो आपको 300 में 300 ले आओगे, या अराउंड 280 290 ले आओगे, लेकिन एग्जाम में एक टाइम बाउंड है, 75 क्वेश्चंस करने हैं आपको 90 मिनट्स में, तो वो आपको ज़रूरी है, घर पे तो सारे हो जाएंगे। ये सब IIPS में तो इजीली हो जाएगा, IIPS में तुम्हारे 120 नंबर है तब भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 120-30 नंबर है तब भी हो जाएगा, ये एंड तक। इनिशियली IIPS का भी कितना रहता है, 140-145 कट ऑफ रहता है अराउंड, है ना, ये है। तो 150 लगा के चलो, बहुत मैक्स है, तो ये है। ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट करो, कल इसको कराता हूँ आगे, ये वाला पार्ट कल डिस्कस करूँगा पूरा, कल एक बार में ही वन गो में इसको ख़त्म कर लेंगे, वैसा है। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं फिर। 200 का टारगेट प्रिपरेशन करो तो सब सही रहेगा, हाँ, लेकिन अब वही है कि 200 का टारगेट करो, 200 प्लस कोशिश करो कि आ जाए, ना 300 मार्क्स के एग्ज़ाम है, तो अराउंड 2/3 करोगे तो 200 आ जाएंगे, है ना। तो ये है, तो आप वही करो, घर एग्ज़ाम में वो होता है कि मुश्किल क्वेश्चन में उलझोगे तो टाइम खत्म हो जाता है ना। तो मेनली टारगेट पहले आसान क्वेश्चन को करना होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन इजी है पहले वो कर लो वन राउंड में, तो आपको पता चलेगा। उसमें मान लो आप CUT में 75 क्वेश्चन हैं, तो उसमें पेपर कितना भी मुश्किल होगा 20-25 क्वेश्चन आसान होगा ही। डिफिकल्ट पेपर डजेंट मीन ऑल क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, है ना। डिफिकल्ट ये तो कि जो एवरेज है ना 40-50% पेपर डिफिकल्ट हो गया। इवन जो बहुत, जैसे जैम 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उसमें भी आपको 10-15 क्वेश्चन बहुत ईजी मिल जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो वैसा है, तो उसमें यह है कि कितना पेपर मुश्किल होगा तभी 20-25 ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो जो 75 में से 35-40 क्वेश्चन एवरेज लेवल के होंगे, बिलो एवरेज होंगे या एवरेज होंगे लेवल के, तो वो सब कर लो सही सही, फिर देन यू गो अलॉन्ग, वो है। तो आप 50-60 क्वेश्चन करेक्ट करके आने की कोशिश करो, 60 क्वेश्चन सही करोगे 240 नंबर के करीब बन जाएगा, ये है। तो 200 प्लस का टारगेट रखो, तो कहीं भी एडमिशन ले सकते हो 200 प्लस में, ये है। तब देखो 200 प्लस लाने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, आपको CUT का अपलोड है ना मॉक टेस्ट उस पोर्टल पे, देखो तो उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड देखो। ठीक है जी, अभी जो प्रॉब्लम सीट ग्रुप में आया उसको सॉल्व करे, कंप्लीट करो, कल मिलते हैं। थैंक यू, डाउट के साथ आना, फिर अगले टॉपिक कल कराऊंगा। एक एक टॉपिक एक दिन में आप खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जनरली मैं ट्राई करूंगा एक टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाए, वैसे करके तो अगले 10-15 दिन में 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा चीज़ें, तो 1 मास तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी ऐप में है, जिसमें 200-300 लेक्चर लगा के मैंने ख़त्म किए हैं सिलेबस, आराम से बैठ के देखते रहोगे देखना हो तो। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूँ वीडियो देखने से, किताब पढ़ने से नहीं होगा, एग्ज़ाम निकलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने वैरायटी के, उतना आपका अप्रोच बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।